दोस्तों नमस्कार। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के कुछ भाग पढ़ने जा रहे हैं, उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। रही बात राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सर्वप्रथम हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वप्रथम मरुस्थल का विकास, मरुस्थल की परिभाषाएँ। सर्वप्रथम सन 1949 को मरुस्थल की परिभाषा अबुल बिले ने दी और उसकी डेफिनेशन परिभाषा ऐसा भूभाग जहाँ न्यूनतम वर्षा, उच्च दैनिक तापांतर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, कंटीली झाड़ियाँ, रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए बहुत कम उपयुक्त हो, उस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। अब मरुस्थल में बनावटी या संरचना के आधार पर भी मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं। ईर्ग पूर्णतः रेतीला मरुस्थल ईर्ग कहलाता है। इसे मान मरुस्थल भी कहते हैं। सर्वाधिक ईर्ग जैसलमेर जिले में मिलते हैं या पाए जाते हैं। इसी प्रकार मरुस्थल में जलवायु अत्यधिक शुष्क और वनस्पति न्यूनतम होती है। ये तो आपको सबको पता। फिर है हमादा। अब हमादा पूर्णतः पथरीला मरुस्थल हमादा कहलाता है। हमादा के चारों ओर रेग भूमि पाई जाती है। रेग भूमि का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इस प्रकार के मरुस्थल में कठोर चट्टानें, चूने युक्त धरातल पाया जाता है। ये मरुस्थल फलोदी, सिवाना पहले जालौर में था, अब बालोद में, पोखरण जैसलमेर में पाए जाते हैं। हमादा पूर्णतः पथरीला मरुस्थल हमादा कहलाता है। फिर है तीसरा नंबर, बनावट और संरचना के आधार पर मरुस्थल 3 प्रकार के थे। 2 प्रकार, पहला ईर्ग, दूसरा हमादा, तीसरा है रेग। रेग मरुस्थलीय मिश्रित मरुस्थल होता है। ईर्ग और हमादा का मिश्रित रूप होता है। रेतीला और पथरीला रेग कहलाता है। ये क्षेत्र बाड़मेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। फिर है राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल बनने के कारण। राजस्थान के पश्चिमी भाग में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी भाग में मरुस्थल अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश या वर्षा की कमी, अतिचारण, अनियंत्रित पशु चराई, वृक्षा उन्मूलन या वर्षों की कटाई, मानवीय कारक, जैविक प्रौद्योगिकी, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, पाचन में भूमि उपयोग का बदलता हुआ पैटर्न। फिर है मरुस्थलीय जिले। लगभग हमारे राजस्थान में मरुस्थलीय जिले 17 है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, पश्चिमी ब्यावर, सिरोही, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना और कुचामन। फिर मरुस्थल प्रदेश का विस्तार 4 संभागों में है। बीकानेर संभाग में, जोधपुर संभाग में, अजमेर संभाग में और जयपुर संभाग में। फिर है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की प्रमुख विशेषता में क्षेत्रफल 61.11% और वर्ग किलोमीटर में 2,29,042 वर्ग किलोमीटर, लेकिन मुख्य मरुस्थलीय क्षेत्र 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या, पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल 61.11% है और जनसंख्या, वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या 40% सर्वाधिक आबादी वाला भौतिक प्रदेश है और वर्षा 0.5 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ की जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क होती है। BWHW तापमान का अतिरेक, गर्मियों में उच्च तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फिर आगे वनस्पति या उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति और मरुद्भिद वनस्पति, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी एरोडोसॉल्स और एंटीसॉल्स पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्टली हर एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन मिट्टी से पूछा जाता है और आपको याद रखने योग्य बात है। सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सामान्य मिट्टी बलुई मिट्टी है। अवशेष पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पश्चिमी मरुस्थल में 33 सागर का अवशेष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है पश्चिम मरुस्थल का विस्तार 640 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई है 300 किलोमीटर जो पूर्व से पश्चिम की ओर। औसतन ऊंचाई पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की औसतन ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। यहाँ की प्रमुख फसलें बाजरा, मोट, गवार आदि हैं। यहाँ की खनिज प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट, जिप्सम, सबसे ज्यादा जिप्सम बीकानेर में, लाइमस्टोन। प्रमुख वृक्ष रोइडा, बबूल, खेजड़ी, फोक, केर, आक, कैक्टस और थोर।
खेजड़ी और रोइडा मुख्य नदी यहाँ की लूनी नदी है। मुख्य नहर इंदिरा गांधी नहर, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 62। मरुस्थल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग। मरुस्थल प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध। मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद योग्य रखने बात है। मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल उत्तर से पूर्व की ओर और दक्षिण से पश्चिम की ओर। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश है। कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्पत्ति के आधार पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है, इसलिए इसे युवा मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि 33 सागर का अवशेष पाए जाते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश, क्योंकि जहाँ जलवायु विषमता, जल का अभाव और नदी का बहसन का अभाव होने के कारण यहाँ की जनसंख्या कम पाई जाती है। यहाँ का घनत्व भी कम है, लगभग 17। फिर जनसंख्या के आधार पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। मरुस्थलीय प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जो अरावली के प्रदेश में, अरावली पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। फिर है थार का मरुस्थल। अब आगे पढ़ेंगे हम थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल 2 देशों में फैला, भारत में 85% और पाकिस्तान में 15%। थार के मरुस्थल का विस्तार 4 राज्यों में, राजस्थान में 62, सर्वाधिक विस्तार राजस्थान राज्य में। इसरो ने 27 सर्वे के अनुसार 67% गुजरात में, पहला है राजस्थान में, गुजरात में। फिर आगे चलते हैं अपन पंजाब में और हरियाणा, न्यूनतम विस्तार हरियाणा में। एक बार वापस रिकॉल करते हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, और हरियाणा में न्यूनतम विस्तार हरियाणा में ही है। किनका? मरुस्थलीय प्रदेश थार मरुस्थल का। फिर अपन पढ़ेंगे, फिर पाकिस्तान में थार की मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान। थार का मरुस्थल विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार 17वां बड़ा मरुस्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट, 17वां बड़ा मरुस्थल है विश्व का। थार का मरुस्थल विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार 17वां बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूरी भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट, थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूरी भाग है। ये विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे जैव विविधता हमारे राजस्थान में थार मरुस्थल में पाई जाती है। फिर एक इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। थार मरुस्थल उपोष्ण उच्च ताप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उपोष्ण उच्च ताप क्षेत्र वायु के अवतलन पवनों के अपसरण का क्षेत्र है। राजस्थान में थार का मरुस्थल 25 डिग्री उत्तरीय अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। थार मरुस्थल के राजस्थान में देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट, पूरी देशांतर 70 डिग्री 45 मिनट पूरी देशांतर तक है। ग्रीष्मकाल में भारत में सबसे निम्न वायु दाब केंद्र थार का मरुस्थल होता है। ठीक है। फिर मरुस्थलीय प्रदेश में अवसादी चट्टानों की अधिकता है, इसमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। रुक्ष क्षेत्र, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र की संज्ञा दी है, क्योंकि ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये याद रखने योग्य बात है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल को किस नाम से जाना गया? रुक्ष क्षेत्र। गुजराता प्रदेश, चीनी यात्री हेनसांग ने इस प्रदेश को गुजराता प्रदेश का, किस प्रदेश को गुजराता प्रदेश? थार के मरुस्थल को या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। ठीक है। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, जिसके प्रमाण है मरुस्थल में खारे पानी की झीलें, सांबर, डीडवाना, पचभद्रा। टर्शियन कालीन अवसादी चट्टान में जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर इत्यादि के भंडार पाए जाते हैं। जैसलमेर के कुलथरा गांव में वेल मछली के अवशेष पाए गए। गुड। फिर ध्यान देने योग्य बात है, 25 डिग्री सेमी वर्षा रेखा ये पश्चिमी मरुस्थल को लगभग समान भागों में विभाजित करती है। पहला पॉइंट है 0 से 25 सेमी वर्षा रेखा शुष्क रेतीला मरुस्थल। पॉइंट नंबर 2, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अर्ध शुष्क मरुस्थल। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये राजस्थान को लगभग 2 समान वर्षा में बांटा गया। ये सवाल पूछा गया है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली पर्वतीय प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पूरी सीमा का निर्धारण करती है। फिर शुष्क और शुष्क प्रदेशों का निर्धारण UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया, जिसमें वर्षा की मात्रा और वाष्प उत्सर्जन क्षमता के आधार पर शुष्क सूचकांक बनाया गया। इसी शुष्कता सूचकांक के आधार पर शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों का निर्धारण किया गया। UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना, यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी। इनका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी, जो केन्या की राजधानी है। फिर है लघु मरुस्थल। कच्छ के रण से बीकानेर के मध्य मरुस्थल को लघु मरुस्थल कहा जाता है। पूछा गया सवाल है, लघु मरुस्थल किसे कहते हैं? कच्छ के रण से बीकानेर के मध्य मरुस्थल को लघु मरुस्थल कहते हैं। फिर है महान मरुस्थल। बाड़मेर से श्री गंगानगर तक की सीमावर्तीय मरुस्थल को महान मरुस्थल कहते हैं। रेगिस्तान का मार्च, ये भी याद रखने योग्य बात है, पढ़ा हुआ होगा आगे, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करना चाहिए। करत कर अभ्यास जड़मत हो सजान रसरी आवत जातरी परत पर सील पर पड़त रिसान। राजस्थान का मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना या मरुस्थल के विस्तार की प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थली कहते हैं। इसके लिए नाचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। सैंडी ड्यून, रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे रेत से बने हुए बड़े टीलों को सैंड युक्त कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश मुख्यतः 2 भागों में विभाजित हैं। पहला है शुष्क मरुस्थली प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश। शुष्क मरुस्थली प्रदेश में औसतन वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा। विस्तार जैसलमेर, फलौदी, उत्तर पश्चिम में जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, उत्तर पश्चिम में बालोतरा और पश्चिम में चूरू। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों को महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल प्रदेश को भौतिक विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश जो 58.50% और बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश 41.50%। यह आंकड़े याद रखना बहुत जरूरी है। कभी भी पूछ सकते हैं कि बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश 58.50 और बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश जो 41.50 है। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश 58.50 क्षेत्र में फैला। ये जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा जिलों में वायु की दिशा के अनुरूप विस्तृत है। बालू का स्तूप मुक्त सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट मरुस्थलीय क्षेत्र, इसमें जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा, बाड़मेर जिले के कुछ भाग बालू का स्तूप मुक्त या टीला रेत क्षेत्र पाया जाता है। ये क्षेत्र फलौदी, बा बोल्डर, पोखरण, जैसलमेर, सिवाना, बालोतरा के मध्य फैला है। इस प्रदेश में टर्सियर या प्लेस्टोनेसिन युग की काल की अवसादी चट्टानों का बाहुल्य, इसमें चूने की चट्टानें और शैल प्रमुख हैं। फिर आगे चलते हैं अपन। फिर इन चट्टानों में जुरेसिक काल के वनस्पति और जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। अकाल वुड फ्रॉसिस पार्क इसका उदाहरण है। किनका उदाहरण है? बालू का स्तूप मुक्त सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट मरुस्थलीय क्षेत्र का उदाहरण है। अकाल वुड फ्रॉसिस पार्क इसका उदाहरण है। कुडा मलानी, बाड़मेर, बायतू, बालोद और जैसलमेर क्षेत्र में तेल और गैस के भंडार होना टर्सिन कालीनी चट्टानों का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट। बालू का स्तूप से तात्पर्य याद रखने योग्य बात है और ये पॉइंट किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बालू के स्तूप से तात्पर्य बालुकों के द्वारा लाई गई मिट्टी का निक्षेपण मतलब जमाव से बनने वाली स्थलीय कृतियों को बालू का स्तूप कहा जाता है। निक्षेपण मतलब जमाव। ये तेज हवाओं के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जून माह तक सर्वाधिक होता है और ये याद योग्य बात है और आपको ये बात रखनी चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी टपक सकती है। फिर है बालू के स्तूप के प्रकार। पहले नंबर पर अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती, रेखीय, समानांतर, क्षैतिज, सीप, बालू का स्तूप। इनकी एक ही नाम है, अलग अलग नाम से पूरा नाम एक ही है। अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती, रेखीय, समानांतर, क्षैतिज, सीप और बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर और अनुदिश बनाते हैं। इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये सभी प्रकार के बालू का स्तूपों में सबसे ऊंचे बालू के स्तूप होते हैं। ये बालू के स्तूप जैसलमेर, बाड़मेर में सर्वाधिक मिलते हैं। इन बालू के स्तूपों का विस्तार दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर, रामगढ़, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर जिलों में है। गगर, इसे दृष्टवती नदी कहते हैं। बेसिन में रेखीय अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं गगर नदी के बेसिन में कौन सा बालू का स्तूप पाया जाए, रेखीय या अनुदैर्ध्य। बालू के स्तूप दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर अधिक विकसित होते हैं। इनकी लंबाई 10 मीटर से 20 मीटर तक, चौड़ाई 100 से 200 मीटर तक। घासी, कारबा, कॉरिडोर मार्ग, ये 2 पवनानुवर्ती बालू के स्तूपों के बीच की निम्न भूमि को घासी या कारबा मार्ग भी कहा जाता है। फिर है बालू के स्तूप के एक प्रकार तो अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती, रेखीय, समानांतर, क्षैतिज, सीप एक ही नाम है। फिर है अनुप्रस्थ, लंबवत, समकोणीय, अपवनानुवर्ती बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू के स्तूप पवनों के मार्ग में आने वाले अवरोध के कारण बनते हैं। अवरोध मतलब रुकाव। ये वायु की दिशा में समकोण या लंबवत रूप में बनते हैं, लंबवत या सीधा। अनुप्रस्थ बालू के स्तूपों का निर्माण दीर्घकाल
तक हवा के साथ एक ही दिशा में चलने के संपूर्ण दीर्घ लंबे समय तक, दीर्घ मतलब लंबे समय तक। बालू का स्तूप स्तूप आकार में बड़े और स्थायी होते हैं। पवनों की गति में परिवर्तन होने पर इनके बालू के स्तूप की आकृति में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए पंजाकार या यू आकृति की दिखाई देती। बालू का स्तूप पुंगल, बीकानेर, केचार और रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, जोधपुर, चूरू और झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। फिर है बालू के स्तूप के तीसरा प्रकार बरछान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील नवीन बालू का युक्त तथा रंध्र युक्त होते हैं। ये सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप है, वेरी इंपॉर्टेंट, और डेंजरस होते हैं क्योंकि ये वायु की तेज गति के कारण बनते हैं, इसलिए फसलों को सर्वाधिक इन्हीं बालू का स्तूप से मरुस्थलीकरण के कारण सर्वाधिक उत्तरदायी बरखान बालू का स्तूप है। ये बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। इनका पवनमुखी ढाल मंद और उत्तल होता है, पवनविमुखी ढाल तीव्र और अवतल होता है। फिर पॉइंट है, चंद्राकार बालू स्तूप में पाई जाने वाली डार्ट कहा जाता है क्योंकि स्थिर रूप से वर्षा जल एकत्रित होता है। ये बालू का स्तूप 10 से 20 मीटर तक ऊंचे और 100 से 200 मीटर तक की चौड़ाई तक विस्तृत होता है। ये निम्न स्थानों पर पाए जाते हैं: बालेरी, चूरू, सीकर, देशनोक, लूण, करुणसर, बीकानेर, बालोतरा, ओसिया, जोधपुर, सूरतगढ़, गंगानगर, चाइल, नागौर, डीडवाना, कुचामन, मैंथा नदी घाटी में। बरखान बालू का स्तूप मुख्यतः 20 से 35 सेमी समवर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप, ये महिलाओं की हेयरपिन की आकृति के बालू के स्तूप होते हैं। इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक गंगानगर जिले में। इन जिलों के टीले उन स्थानों पर बनते हैं जहाँ पेड़ पौधे हवा के बहाव में बाधा डालते हैं। इनकी खुले छोर का रुख हवा के रूप में विपरीत होता है। सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूंगा। आप हैं तो मैं हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस प्रकार के टीले उन स्थानों पर बनते हैं जहाँ पेड़ पौधे हवा के बहाव से बाधा डालते हैं, जिनके खुले छोर का रुख हवा के रुख के विपरीत होते हैं। इन टीलों से हवा टकराने से अंग्रेजी की युवाकार का कटाव हो जाता है। दक्षिण पश्चिम में बालुकाओं की भुजाएं औसतन 3 से 4 किलोमीटर लंबी होती हैं। तीव्र समकोण पर मिलकर बालों की पिन की आकृति का निर्माण करती हैं। उत्तर पूर्व में भुजाएं छोटी होती है, औसतन 500 मीटर और इसकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर होती है। नेटवर्क बालू का स्तूप 5वां नंबर। ये बालू का स्तूप राजस्थान की उत्तरी पूर्वी मरुस्थल के हनुमानगढ़ जिले के हिसार भिवाड़ी तक विस्तृत है। मुख्यतः हरियाणा के सीमावर्ती 8 जिलों में नेटवर्क बालू का स्तूप पाया जाता है: हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, कैथल, तिजार, अलवर, डीग। ये बालू का स्तूप पवनों के द्वारा लहरनुमा आकृति श्रृंखला के समान दिखाई देते हैं। ये आकार में छोटे और अस्थायी होते हैं। 6 नंबर है अवरोधी बालू का स्तूप। इसका निर्माण किसी भी अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव से होता है। और ये कंटेंट में कोई हवाबाजी में नहीं बढ़ा रहा हूँ, ऑथेंटिक सोर्स से बढ़ा रहा हूँ। ये अवरोधी झाड़ी, पेड़, भवन, पहाड़ी के कारण हो सकता है। पुष्कर, गुड़ा पुष्कर, नागपाड़, दुदू, जोगनर और सीकर की पहाड़ियाँ क्षेत्र में मिलते हैं। सब्र काफी बालू का स्तूप 7वां नंबर। ये मरुस्थल क्षेत्र में छोटी छोटी झाड़ियाँ, ऊंचे घास के झुंड के चारों बनते हैं। पश्चिम राजस्थान में से बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये अनियमित आकार के व अस्थिर होते हैं। तारा बालू का स्तूप, हमादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। ये बालू का स्तूप तारे के आकार के होते हैं। जब हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है, वहाँ से ऐसे बालू के स्तूप का निर्माण होता है। इनका निर्माण संश्लिष्ट अनियतवाही पवनों के क्षेत्र में ही होता है। इनकी औसत ऊंचाई 10 मीटर से 25 मीटर तक होती है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़ पोखरण क्षेत्र में एवं गंगानगर के सूरत क्षेत्र और बीकानेर, जोधपुर जिले में मिलते हैं। तारा बालू का स्तूप सर्वाधिक लाठी श्रृंखला में देखने को मिलते हैं। जोधपुर ऐसा जिला है जिसे सभी प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ लाठी सीरीज जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक भारत और पाकिस्तान सीमा के सहारे 80 किलोमीटर लंबाई और 60 किलोमीटर चौड़ाई में जुरेसिक ट्राइसिक काल की औसती सेलों से निर्मित भूमिगत मीठे पानी की जलधारा, जिसे भूगर्भिक जलपट्टी या लाठी सीरीज कहा जाता है। इनकी खोज 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। ये मिसोजोइक या मध्यजीवी महाकाल की चट्टानी अनुकार में वैज्ञानिक ने इसे एक प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना है। लाठी सीरीज के क्षेत्र में दामन, करड़, सरगम, सेवण नामक स्वादिष्ट अपौष्टिक घास उत्पन्न होती हैं। सेवण घास को लीलौन घास के नाम से भी जाना जाता है। सेवण घास का वानस्पतिक नाम लिस्यूलुस सिडिकुस है। सेवण घास को गोडाउन की प्रजनन स्थली माना जाता है। राज्य पक्षी गोडाउन का वैज्ञानिक क्योटिस नाइग्रोप्सिस है। गोडवान का प्रिय भोजन प्रोटीन युक्त सेवन घास है। लाठी सीरीज रॉक फॉस्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लाठी सीरीज को थार का नकलिस्तान या ओसिस कहा जाता है क्योंकि इनके चारों हरेली देखने को मिलती हैं। फिर
लाठी सीरीज रेगिस्तान की परिस्थिति के संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। लाठी सीरीज जैसलमेर जिले के अंतर्गत चांदन कुआं है, जिसे मारवाड़ का गढ़ या थार का गढ़ा भी कहा जाता है। जिसे चंदन नलकूप लाठी सीरीज के पास कम गहराई में ही 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे की क्षमता का मीठे पानी का नलकूप है। रेगिस्तान का जल महल बटुआ कुआं बाड़मेर, ये संगमरमर से निर्मित कुआं है। निर्माण सिंधरी के रावल गुलाब सिंह द्वारा किया गया। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान कोलाय झील बीकानेर है। यहाँ दीपदान महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कपिल मुनि का तपोस्थली और दीपदान महोत्सव के लिए करणी माता में और पुष्कर झील में भी किया जाता है। अकाल वुड प्रोसेस पार्क जैसलमेर जिले के पश्चिम भाग में राष्ट्रीय मरु उद्यान के पास स्थित अकाल गांव में 18 करोड़ वर्ष प्राचीन जुरेसिक काल के वनस्पति कास्टिक जीवाश्म है। समगांव जैसलमेर जिले की पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र, ये राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। बाब बोल्डर फलोदी जिले की सिमी बाब नामक स्थान पर पर्मियन कार्बोनिफेरस युग की हिमानीकृत चट्टानें और गुलास्म के अवशेष मिले, जिन्हें बाब बोल्डर कहा जाता है। इन चट्टानों पर हिमानी घर्षण के निशान होते हैं। इस क्षेत्र में छोटी छोटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चूना पत्थर की एकांक की पहाड़ी पाई जाती है। टाट या रन, ये परंपरागत जल संरक्षण की प्राकृतिक विधि है। दो बालू का स्तूपों के मध्य छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा जल भर जाता है, जिसे मिट्टी की लवणता के कारण खराब हो जाता है। ये छोटे छोटे गड्ढे लवणीय दलदल क्षेत्र बन जाते हैं। इनको स्थानीय भाषा में रन या टाट कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रन वाला जिला जैसलमेर। प्रमुख रन है बनमसर, कनोड़ा, भाकरी, लवा, पोखरण जैसलमेर जिले में, पाप रन फलोदी जिले में, पदरा और थोब रन बालोतर जिले में, पड़ीहारा और तालसपुर चूरू में, रेडाना रन बाड़मेर में। स्मरणित भारत का सबसे बड़ा रन कच्छ का रन, राजस्थान का सबसे थोब रन। प्लाय स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसे अर्ध शुष्क प्रदेशों में उच्च भूमि से घिरा निम्न भूमि का क्षेत्र अर्थात निम्न निम्न कगारों से घिरी रहती है। सामान्यतः खारे पानी की बड़ी झीलों में प्लाय कहते हैं। वायु के अपरदन से निर्मित बड़े गड्ढों में जल भरने के बाद भूमि की लवणता के कारण इनका जल खराब हो जाता है। इन्हें प्लाय जिले कहा जाता है। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय भारत, जय राजस्थान।